अगर अनुसूचित जाति के लोगों के हक और हकूक की बात करनी है तो कलम भी उनको देनी होगी, उनको पावर भी देनी होगी। बिना सभी को न्याय दिए इस देश में हम बराबरी की बात नहीं कर सकते। ये देश में जो गैर बराबरी का देश है, इसको बराबरी पर लाना है तो सभी को न्याय देना होगा। ये चुनौती हम लोगों ने स्वीकार की है कि बिहार की जनता चाहती है कि बिहार की सत्ता में परिवर्तन हो। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी जो महाराष्ट्र में की गई है कि एक एक घरों में 50-50 लोगों के नाम उस वोटर लिस्ट में इंक्लूड कराए गए, वो चूक हम बिहार में नहीं होने देंगे। इस चुनाव आयोग के द्वारा बूथ लिस्ट में जो हेराफेरी की गई, वोट ऑफ परसेंटेज जिस तरीके से फर्जी वोटों की बढ़ोतरी की जाती है, आप जानते हैं कि हरियाणा में भी हमारी सरकार बनने की स्थिति थी, कुछ वोट केवल हमें नहीं मिले और हम सत्ता से बाहर हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि बिहार में ऐसी कोई गलती संगठन स्तर पर नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कांग्रेस बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी सुखदेव थोराट से मिलते हैं और उनका मैंने जो पूरा वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि इस देश में वीकर सेक्शन के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को सिस्टम में आने ही नहीं दिया गया। कांग्रेस एक बड़े बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही। बिहार में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, 2 बार के विधायक हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के सह प्रभारी सुरेश पासी जी, वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं। क्या कांग्रेस की नजर जो है वो खासकर शोषित वंचित वीकर सेक्शन पर है? जिस बिहार की जाति जनगणना हो या तेलंगाना की जाति जनगणना हो, 90% आबादी जो है वो SC ST OBC की है। तो क्या कांग्रेस अब इस बात को करने लगी है और वो खुलकर जाति जनगणना और आरक्षण का कैप 50% से हटाएंगे? बड़ा बयान वो दे रहे हैं। क्या होगा इसका असर बिहार में और क्या है पार्टी की रणनीति, समझेंगे उनके सह प्रभारी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, आप लोग को फ्री हैंड है कि बीकर सेक्शन के लोगों को जोड़ना है और खासकर जाति जनगणना और आरक्षण की लड़ाई आगे बढ़ानी है? बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जननायक राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के संदर्भ में बात की है। जननायक राहुल गांधी जी अगर कोई बात कहते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट कैसे हो, इस पर भी वो मंथन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे और गणना ही कराकर जो आंकड़ा आएगा, जितना भी आएगा, उसमें अगर आरक्षण की सीमा को बढ़ाना पड़ेगा तो वो भी हम करके दिखाएंगे। अभी आपने देखा कि तेलंगाना में हमारी सरकार है, उसमें जाति जनगणना कराई गई और कराने के बाद 42% जो आरक्षण पिछड़ी जाति के लोगों को 27 से सीधे 42% देने का काम तेलंगाना की सरकार ने किया है। जननायक राहुल गांधी जी का एक सपना है, वो सपना ये है कि इस देश में हजारों साल से जो वंचित शोषित लोग हैं उनको इस देश में उसका हक मिले, उनको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिले। और उनका ये मानना है ये तीनों न्याय जब तक एक साथ नहीं मिलेंगे, केवल सामाजिक न्याय से कुछ होने वाला नहीं है और राजनीतिक न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए राहुल गांधी जी का ये मानना है कि पहले तो सारे जो पद होते हैं, चाहे सरकारी पद हो, चाहे गैर सरकारी पद हो, चाहे राजनीतिक पद हैं, उन पर जाति के आधार पर शोषित वंचित जो प्रताड़ित जातियां हैं उनको उन पदों पर कब्जा करना होगा और उन पदों पर आकर के आपको अपने हक की लड़ाई किसी से मांगनी नहीं है और कलम के बाद फिर जो है अपने हक और अधिकार को आने वाली पीढ़ी को देना है, मेरा ये मानना है। और उसी कड़ी में बिहार में शोषित और वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बिहार आ रहे हैं और यहाँ के शोषित वंचित को जगाने का भी काम कर रहे हैं और हिस्सेदारी देने का भी काम कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, बिहार में ये जो बदलाव आया है, एकाएक अध्यक्ष पद बदल देना, आप जैसे लोग जो शोषित वंचित समाज से उनको प्रभारी बना देना, क्या पार्टी के और पदों पर भी, चूंकि आप लोग ने एक अभी कांग्रेस की जो बड़ी अधिवेशन हुआ था उसमें कहा गया था कि हम रिजर्वेशन को पहले पार्टी में भी लागू करेंगे, क्या उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं लोग? नहीं, पार्टी में तो लगातार जब से रायपुर अधिवेशन हुआ है और वहां पर यह संशोधन किया गया कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर में
कि हर कीमत पर जो है अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनको हिस्सेदारी भागीदारी संगठन के पदों पर देना है। 50% तो देना ही देना है, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। तो उसी कड़ी में 67% जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी बनी, इसमें राष्ट्रीय सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जो सेंट्रल का एआईसीसी का स्ट्रक्चर बना, और उसी का परिणाम है कि मैं भी एक अनुसूचित जाति का बेटा हूं, गैर राजनीतिक परिवार से आता हूं, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, मुझे राष्ट्रीय सचिव बना करके बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। तो अगर अनुसूचित जाति के लोगों के हक और हकूक की बात करनी है तो कलम भी उनको देनी होगी, उनको पावर भी देनी होगी। उसी कड़ी में राष्ट्रीय स्तर पर 67%, यानी जितनी कमेटी में हमारे पदाधिकारी बनाए गए हैं उसमें 11 तो केवल अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, महिलाओं की संख्या है। तो जो संगठन का हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये हमारा जो वर्ष है 2025, ये स्ट्रक्चर को संगठन के निर्माण का वर्ष है। इसमें हम लोगों का काम ही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, बूथ से लेकर तक हम स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद अनुसूचित जाति से आते हैं। तो उसी कड़ी में हम पूरे देश के अंदर इस स्ट्रक्चर को लागू कर रहे हैं, और बिहार में तो 100% इसको लागू करने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। उसी कड़ी में मैं भी एक बिहार का प्रभारी बनाया गया हूं। मेरे साथ देवेंद्र यादव जी जो पिछड़ी जाति के आते हैं, उनको भी यहाँ का सह प्रभारी बनाया गया है। शहनवाज आलम जी हैं, उनको भी बिहार में सह प्रभारी बनाया गया है। और हमारे अलारू जी, जो कृष्णा अलारू जी हैं, वो अपर कास्ट से आते हैं। इस तरह से समीकरण बनाया गया है, उसी समीकरण में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या जिला इकाई को भी बदलने की तैयारी है? आप प्रभारी हैं तो आपके पास जरूर अपडेट होगा। क्या बिहार में चुनाव से पहले पहले आप लोग जिला प्रभारी भी बदल रहे हैं, जिला अध्यक्ष जिसको कहते हैं? क्योंकि आपके यहाँ जिला अध्यक्षों की एक बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में अप्रैल में, सारे देश के 700 जिला अध्यक्षों की। शंभू जी, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, जब देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एआईसीसी से सचिव का जब गठन किया गया, तो उसमें जब पूरी तरह से आदिवासी और पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लोगों को हिस्सा दिया गया है, तो क्या जिला अध्यक्ष, क्या नीचे तक, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हम इस समीकरण को, सामाजिक न्याय को संगठन में लागू करेंगे। और आप देखेंगे कि जो बिहार के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि अगर 38 जिला है तो 38 जिला में ये नहीं होगा कि किसी एक जाति का वर्चस्व नजर आएगा। आपको उसमें अति पिछड़ी जातियों का वर्चस्व मिलेगा, आपको उसमें पिछड़ी जाति को लोगों को मिलेगा, उसमें आपको अनुसूचित जाति के लोगों का मिलेगा, उसमें महिलाओं को भी जिला अध्यक्ष बनाएगा। तो ये जिला अध्यक्ष ही नहीं, ये प्रखंड से लेकर के नीचे तक हमें ये हिस्सेदारी ऊपर से लेकर नीचे तक देनी है। और युद्ध स्तर पर आप देखिए, जब प्रदेश कमेटी आएगी, अभी तक प्रदेश कमेटी नहीं है बिहार में, अभी प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं और अनुसूचित जाति का बेटा बनाया गया है। इनके साथ जो कमेटी आएगी, उस कमेटी में भी आप देखेंगे कि जो हमारा सामाजिक न्याय का एजेंडा जननायक राहुल गांधी जी का है, वो इस पे लागू होगा और अक्षरशः लागू होगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मीडिया बहुत क्रिटिसाइज कर रही, खासकर टीवी अखबार में जो बड़े पैरोकार हैं वो लोग लिख रहे हैं कि ये राहुल गांधी उल्टी धारा में बह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। खासकर जो 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 ये इससे लेकर आप लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि मीडिया में, टीवी अखबार में जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। देखिए, इस देश में जो वर्चस्ववादी लोग होते हैं, जो व्यवस्था के शोषक लोग होते हैं, जिनका कब्जा होता है, इस देश के जितने भी संसाधन है, उसमें निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। मीडिया में भी कब्जा कर लिया है। अब मीडिया में भी अगर हिस्सेदारी दी जाएगी तो मीडिया के लोगों का भी पेट दर्द होगा। निश्चित तौर पर जब हिस्सेदारी देने की बात होती है, तो ये हजारों साल से हिस्सेदारी की बात, लड़ाई जंग चली जा रही है। इसको ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ये तमाम, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये संत कबीर, गुरु नानक, ये जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उस सब ने लड़ाई लड़ी है। गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई, पंडित नेहरू जी ने जिस वक्त हिस्सेदारी और भागीदारी देने की बात की होगी, तो क्या उस वक्त विरोध नहीं हुआ होगा?
जब पंडित नेहरू ने ये प्रपोजल रखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बना दिया जाए, जबकि वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, तो क्या उस वक्त विरोध नहीं हुआ होगा? जब भी व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई कोई लड़ता है महानायक, तो उसके खिलाफ लोग होते ही हैं। जननायक राहुल गांधी जी इसकी किंचित मात्र भी चिंता नहीं कर रहे हैं। उनका यह मानना है बिना सभी को न्याय दिए इस देश में हम बराबरी की बात नहीं कर सकते। हम बराबरी की बात तभी कर पाएंगे जो गैर बराबरी के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, पहले हम उनको न्याय देंगे, और न्याय देंगे तब हम गैर बराबरी की बात को खत्म करेंगे, और तभी बराबरी आ सकती है। बराबरी का मतलब यह है कि जो पिछड़ गए हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जिनको हक हजारों साल से नहीं मिला है, उसको इस देश में देना होगा। और ये बात संविधान कह रहा है, जिसको संविधान को बनाने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सभी लोगों ने एक मत से स्वीकार किया था कि भाई हम सबको एक वोट देंगे। तो ये तय किया गया था कि जिसके पास जमीन नहीं है वो भी, उसको भी वैल्यू एक है, जिसके पास जमीन है उसकी भी एक वैल्यू है। इस देश में हर जाति धर्म की वैल्यू एक किया गया था। इसके पीछे यही रीजन था कि ये देश में जो गैर बराबरी का देश है, इसको बराबरी पर लाना है तो सभी को न्याय देना होगा। और इसीलिए हमारे संविधान में प्रस्तावना में लिखा गया, उसको जननायक राहुल गांधी जी लागू कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो केंद्रीकृत चाहते हैं, जो आजादी के पहले वाला देश था कि राजाओं के पास तो संपत्ति थी लेकिन जनता के पास संपत्ति नहीं थी, वही देश कुछ लोग चाहते हैं। और वो इस देश में संविधान को भी नहीं चाहते हैं। वही जननायक राहुल गांधी के खिलाफ लिखते भी हैं। जननायक राहुल गांधी के खिलाफ शक्तियां लगी हुई हैं, पूंजीपति लगे हुए हैं, उद्योग घराने लगे हुए हैं, और सब चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। कांग्रेस मुक्त भारत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ही इस देश में सभी को न्याय देने की परंपरा रही है। उसी को आगे जननायक राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। सुरेश जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। आपका राजनीतिक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने आपको देखा, आपकी बातें सुनी और आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जबकि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई परिवार। नहीं, मैं सुशील पासी मेरा नाम है, और मैं एक साधारण गैर राजनीतिक परिवार का हूं, और समाज के लिए भागीदारी दिलाने के लिए मैं लगातार उत्तर प्रदेश में संघर्ष करता था। तो मेरी मुलाकात या मेरी आदरणीय प्रियंका गांधी जी से हुई, और जो बातें हमारे उनके बीच में हुई, उससे ये हमको लगा कि इस देश में अब कांग्रेस के साथ जुड़ करके ही हमको आपको इस देश में गरीब और वंचित, क्योंकि जो लोग जीरो पर खड़े हैं वो इस देश को न्याय नहीं दिला सकते। कांग्रेस 99 पर है, और जब मैं कांग्रेस में आया था तो उस समय तो 2014 में और स्थिति खराब थी। तो मेरे दिमाग में ये पहले भी था, जो कोई एक सांसद है वो कहता है हम संविधान को बचा लेंगे, कोई 5 सांसदों वाली पार्टी है वो कहता है हम देश के संविधान को बचा भी लेंगे और सभी को न्याय भी दिलाएंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना भी पूरा कर लेंगे। तो मेरा एकदम साफ मानना है, और ये बात मैं सहमत हूं और देश के लोगों से कहना भी चाहता हूं कि आज दो विचारधाराओं के बीच में जो लड़ाई है, एक तरफ वो विचारधारा है जो गैर बराबरी चाहती है कि लगातार बनी रहे, और एक वो पार्टी है जो गैर बराबरी को खत्म करना चाहती है। तो कांग्रेस से जो शिकायतें थी लोगों को, विशेषकर शोषित वंचित समाज के लोगों को, कि उनको पावरलेस रखा जाता है, उनके लिए काम तो करते थे, ऐसा नहीं कि उनको लोग काम करने के लिए नहीं किया जाता था, लेकिन जो भी शिकायतें थी वो सारी शिकायतों को दूर करके जननायक राहुल गांधी जी। क्या ये माना जाए कि अभी देखने में आया कि लगातार जो लोग सड़कों से निकल रहे हैं, जो जैसे आपका भी लंबा सोशल कैरियर था, आप सामाजिक रूप से आंदोलन चला रहे थे शोषित वंचित समाज के लिए, अभी देख रहे हैं कि लगातार अनिल जय हिंद के नेतृत्व में राहुल गांधी ऐसे ही जो सोशल क्रूसेडर हैं, जो सड़कों पर लगातार, किसी पार्टी में नहीं है लेकिन वो अपने सामाजिक अधिकारों के लिए, और पिछले 10 साल से जेल जा रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अभी यूबीएचयू में एक लड़का सोनकर समाज का धरने पर है। क्या ऐसे लोगों को चूज एंड पिक किया जा रहा है जो जिनको भले कांग्रेस न जानती हो, भले पार्टी न जानती हो, लेकिन सड़क पर उनका संघर्ष है, जिसमें आप खुद एक एग्जाम्पल है, ऐसे लोगों को भी लाया जा रहा है पार्टी में, या आप लोग को जी कहा? देखिए, कांग्रेस शंभू जी, कांग्रेस का अर्थ ही होता है कि विभिन्न विचारों का संगम। आप इसी पार्टी में हर विचारधारा का व्यक्ति इसमें आकर के अपनी बात कह सकता है। एक विचारधारा की ये पार्टी नहीं है। बीजेपी एक विचारधारा की पार्टी है, सिर्फ एक विचारधारा, उस पर दूसरी विचारधारा का व्यक्ति नहीं रह सकता।
लेकिन कांग्रेस शुरू से, कांग्रेस का अर्थ ही होता है कि तमाम तरह की विचारधाराओं को रख करके ले सब तय करेंगे और बाद में न्याय देने का काम करेंगे। तो कांग्रेस कहती है कि जो समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समाज की लड़ाई कांग्रेस में आकर लड़िए ना। आप जय भीम बोलना चाहते हैं, आप आइए जय भीम, आप इस पार्टी में जय भीम बोल सकते हैं। तो हमारा, आप जय भीम दूसरी पार्टी में नहीं बोल सकते, जय जोहार नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। अगर आपके अधिकार, जो अवसर की समता संविधान में दी जा रहा है, आप सड़कों में संघर्ष कर रहे हैं, आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो आप न्याय किससे मांगेंगे? तो कांग्रेस कह रही है कि आप बिहार के जो युवा आपको देख रहे हैं, वो अगर आपकी तरफ जुड़ना चाहें तो उनके लिए क्या दरवाजे हैं, कैसे दरवाजे हैं, किनसे संपर्क करें, कहाँ जाएं? नहीं, बिहार में हर नौजवान को जोड़ने के लिए लगातार जननायक राहुल गांधी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं। और अभी 18 तारीख को पिछली बार आए थे संविधान सुरक्षा के सम्मेलन में, उसके बाद जगलाल चौधरी की जयंती में भी आए थे, और उसमें हर जाति धर्म के लोग आ सकते हैं। अभी फिर 7 तारीख को जो है जननायक राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी से मिल सकते हैं। बहुत लिबरल पार्टी में हर दरवाजे खिड़की खोल दी गई है और सभी के लिए खोला गया है। 7 तारीख का 7 तारीख को भी जननायक राहुल गांधी का प्रोग्राम जो है बिहार के संदर्भ में विचार मंथन चल रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन मंथन चल रहा है कि फिर से दौरा है। और दूसरा ये कि जितने भी तीनों प्रभारी हैं वो भी लगातार जा रहे हैं, प्रखंड तक जा रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं, हम लोगों का नंबर ले सकते हैं। तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दिया है बिहार में। आप क्या कन्हैया कुमार वो दौरा भी कर रहे हैं, उनकी रैली भी चल रही थी, तो क्या चुनाव कांग्रेस तैयारी कर चुकी है? और क्या, कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ दिल्ली की नोएडा की मीडिया कह रही कि शायद कांग्रेस अकेले लड़ेगी। नहीं, अभी तो हम बिहार की आवाज को सुनने के लिए, बिहार की जनता की, आवाम की जनता की आवाज सुनने के लिए हर नेता, वो चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे सुशील पासी हो, और चाहे कृष्णा लवरू जी हैं, और चाहे हमारे जननायक राहुल गांधी जी हैं, बिहार की एक एक जनता की आवाज को सुनने के लिए हर नेता इस समय बिहार लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और हम लोग भी उसमें जा रहे हैं। तो चुनाव कैसे होगा ये चुनाव के समय देखा जाएगा। इस समय हम बिहार की जनता, क्योंकि बिहार के साथ एक सौतेला व्यवहार किया गया, जो बिहार इतिहास में जिस तरीके से इसका शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्ञान की धरती और लोकतंत्र की धरती, बुद्ध की धरती, मतलब ये जो धरती है, उस धरती के साथ मजदूरों की धरती बनाने का जो प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के लोगों ने, तो मेरा ये कहना है कि हम फिर से चाहते हैं कि रोजगार की बात हो, हिस्सेदारी की बात हो, स्वाभिमान की बात हो। तो इसके लिए जो न्याय के लिए क्या, जैसे एक छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के लोगों के हॉस्टल जो यहाँ पर बने हुए हैं, उनमें उनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई, उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है। और बिहार का छात्र कैसे बढ़ेगा जब देश में शिक्षा ऋण इतना ज्यादा उसके पास उत्पीड़न हो रहा है शिक्षा ऋण को लेकर के। यानी पढ़ने के लिए भी अगर इस देश में ऋण लेकर के इस देश के गरीब बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग गांव गरीब के बीच में जा रहे हैं। तो अभी चुनाव नहीं है। हाँ, विपक्षी पार्टियों को लगता है कि हम चुनाव के मूड में आ गए हैं। हम संगठन निर्माण में आए हैं, और संगठन के साथ साथ हम चाहते हैं कि बिहार की जनता की आवाज को सुने और उसके अनुसार बिहार को, बिहार की गरिमा वापस करें। यानी बिहार को हम सरकार जब बदलेंगे तभी बिहार बदलेगा। ये बिहार को हम फिर से उसका गौरवशाली इतिहास हम वापस दिलाने के लिए हम लोग क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। जी, आपने बहुत समय दिया। एक और सवाल अगर संभव तो लीजिए जरूर, कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र, 3 बड़ी हार कांग्रेस के हिस्से में आई है। बिहार वो बैटलफील्ड है, आप गठबंधन में हैं। क्या भरोसा दिलाएंगे जो आपके समर्थक हैं, या जो आपके, चूंकि आप प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी, तो
इस इंटरव्यू को आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी बेहद दिलचस्पी से देखेंगे और आपके समर्थक भी देखेंगे, तो क्या क्या मैसेज रहेगा उनके लिए, क्योंकि इस बार आप लोगों पर जिम्मेदारी बड़ी है। देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से हम लोगों ने सबक लिया है और उसे सीखा भी है, और जो भी चूक हुई है वो चूक हम बिहार में नहीं होने देंगे, संगठन स्तर पर भी नहीं होगी चूक। और सबसे बड़ी जो चूक हुई है कि चुनाव आयोग के द्वारा बूथ लिस्ट में जो हेराफेरी की गई है, वोट ऑफ परसेंटेज जिस तरीके से फर्जी वोटों की बढ़ोतरी की जाती है, हम अपने बूथ पर कैसे निगरानी करें, वोटर लिस्ट की निगरानी कैसे करें और हमारा वोट कैसे, क्योंकि इस देश में जो वोट है, जो चाहने वालों की संख्या है, वो कांग्रेस में कमी नहीं है। आप जानते हैं कि हरियाणा में भी हमारी सरकार बनने की स्थिति थी, कुछ वोट केवल हमें नहीं मिले और हम सत्ता से बाहर हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि बिहार में ऐसी कोई गलती संगठन स्तर पर नहीं होनी चाहिए। जनता के मुद्दों को हम अपने मैनिफेस्टो में रखें और हमारे लिए और बिहार के लिए और कांग्रेस के संगठन के लिए ये चुनौती हम लोगों ने स्वीकार की है कि बिहार की जनता चाहती है कि बिहार की सत्ता में परिवर्तन हो और सभी को न्याय मिले। इसके लिए हम लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और हम संगठन को भी चुस्त दुरुस्त करेंगे। और ये हम बूथ स्तर पर जो हमारी जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी जो महाराष्ट्र में की गई है कि एक एक घरों में 50-50 लोगों के नाम उस वोटर लिस्ट में इंक्लूड कराए गए, तो चुनाव वोटर लिस्ट के माध्यम से बूथ पर लड़ा जाता है और बूथ पर कैसे बिहार की जनता और बिहार के लोग लड़ेंगे, इसके लिए हम लोग लगातार सचेत हो चुके हैं और उस पर हमारा काम चल रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, निश्चित तौर पर देश की जनता बिहार के चुनाव को देख रही है और हम सब लोग बिहार में एक परिवर्तन करेंगे और फिर कांग्रेस का मॉडल लागू होगा और फिर से सरकारी स्कूल बनेंगे, सरकारी अस्पताल बनेंगे, सरकारी फैक्ट्रियां होंगी, क्योंकि जब सरकारी होता है तो वो जनता का होता है और जब पूंजीपतियों का होता है तो वो सिर्फ पैसे वालों का होता है। तो कांग्रेस का मॉडल है कि सरकारी स्कूल बने, हमारी छात्रवृत्ति फिर से लागू हो, सरकारी अस्पताल बने, ताकि ऐसा अस्पताल ना हो कि जिसमें दवा ना हो, नकली दवाइयां हो और अल्ट्रासाउंड की मशीनें ना हो, जांच की मशीनें ना हो और हमारा गरीब गुरबा जो है खेत बेच करके इलाज न कराए। ऐसी दुर्दशा जो बिहार में की गई है, इसको रोकने के लिए जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रही है और हमको उम्मीद है कि बिहार की जनता परिवर्तन करेगी और कांग्रेस के बलबूते सरकार बनाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस में राहुल गांधी की बातों से साफ लगता है कि वो जाति जनगणना और रिजर्वेशन के पक्षधर हैं। खड़गे साहब सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार रहे हैं। तो कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, खासकर जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनके राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन हो या मीडिया जुडिशियरी की भागीदारी हो। राहुल गांधी के हाल के दिनों का भाषण देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। और अब उसको कहा जा रहा था कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो तेलंगाना का जाति जनगणना उन्होंने किया है, 42% OBC रिजर्वेशन की उन्होंने बात कही है। और सुशील पासी जैसे लोग जो बिहार में सहप्रभारी हैं, वो इसके जीते जागते सबूत है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस इन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाएगी कैसे, क्योंकि अभी भी टीवी अखबार कांग्रेस के खिलाफ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।